मुन्नी आंटी के मरने के बाद विक्की अंकल इतने निकम्मे और कामचोर हो गए हैं, वो अपनी दवाइयां भी खुद नहीं खा सकते। विक्की साहब को मेडिसिन खाने के लिए पहले किसी को बुलाना पड़ता है। जब तक दूसरा बंदा विक्की साहब के हलक में गोली ना डाले तब तक विक्की साहब गोलियां नहीं खाते। विक्की साहब की औलाद अपने अपने कामों में मसरूफ हो चुकी है। शन्नो सारा दिन यूनिवर्सिटी पढ़ने चली जाती है, जेबी और आंसू ऑफिस चले जाते हैं और विक्की साहब की बहुएं सारा दिन मोबाइल पर लगी रहती हैं और विक्की साहब को कोई टाइम नहीं देता, इसलिए विक्की साहब नफ्सियाती तौर पर कमजोर हो गए हैं। मुन्नी आंटी के जाने के बाद जिस तरह विक्की साहब के घर का शिराजा बिखर चुका है, इसी तरह विक्की साहब का बिजनेस भी खसारे में जा रहा है। जेबी और आंसू अपनी अपनी बीवियों के पीछे लगे हुए हैं। मीटिंग के लिए इस्लामाबाद जाना था। आंसू जेबी को कहता है मीटिंग को तू अटेंड कर, जेबी आंसू को कहता है भाई तू मीटिंग को अटेंड कर। आखिरकार जेबी इस्लामाबाद के लिए मान तो जाता है, लेकिन अपनी बीवी को 2 दिन के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए उसे भी अपने साथ इस्लामाबाद ले जाता है। जेबी ने अपनी बीवी के होते हुए क्या खाक मीटिंग की होगी, दोनों शॉपिंग कर करके वापस लौट आए होंगे। विक्की साहब का ख्याल रखने के लिए एक खास मुलाजिम रखा जाता है। वैसे मुलाजिम भी कोई अजीब था। विक्की साहब को नशे की 3-3 गोलियां देकर खुद सारा दिन किसी के साथ वीडियो कॉल पर लगा रहता था। एक दिन तो मुलाजिम ने हद कर दी, विक्की अंकल को इतनी नींद की गोलियां खिला दी, विक्की अंकल 3 दिन तक सोते रहे। जब विक्की साहब 3 दिन बाद उठे तो विक्की साहब की पार्टी शलवार के अंदर ही निकल गई। इसके बाद विक्की अंकल ने मुलाजिम को अपने कमरे से ऐसे धक्के देकर निकाला जैसे जालिम सास बेवा बहू को धक्के देकर घर से निकाल देती है। दूसरी तरफ ड्रामे में फुफ्फो की एंट्री भी हो चुकी है। आखिरकार फुफ्फो विक्की साहब को तैयार करके ऑफिस भेजती है। विक्की साहब 2 घंटे एसी की ठंडी हवा के नीचे बैठने के बाद कब्रिस्तान चले जाते हैं। अब तो विक्की अंकल की आदत बन चुकी है, जब बोर होने लगते हैं तो मुन्नी आंटी से मिलने कब्रिस्तान चले जाते हैं। कब्रिस्तान से वापसी पर 3 आवारा गुंडे विक्की साहब को ऐसे लूट लेते हैं जैसे जालिम पत्नी अपने मासूम शोहर से सारी तनख्वाह छीन लेती है। सिवाय पतलून और शर्ट के आवारा डाकू विक्की साहब से हर चीज छीन लेते हैं। अच्छा, जब किसी बच्चे का खिलौना टूट जाता है तो वो बहुत उदास हो जाता है, लेकिन जब बच्चे के वालिदैन उसी बच्चे को पुराने खिलौने से ज्यादा कीमती और खूबसूरत खिलौना खरीद कर देते हैं तो वहीं उदास बच्चा खुशी से छलांगे मारने लगता है। बिल्कुल इसी तरह विक्की अंकल भी मुन्नी आंटी के चले जाने से बहुत उदास हैं, लेकिन फुफ्फो और ओवरवेटेड महरू विक्की अंकल के लिए जवान और खूबसूरत बीवी तलाश करना शुरू कर देते हैं ताकि विक्की अंकल अपनी पुरानी और बूढ़ी बीवी को भूलकर अपनी जवान और खूबसूरत बीवी के साथ दिल लगा ले और सब बच्चों की जिंदगियों में सुकून आ जाए। ओवरवेटेड महरू विक्की अंकल के लिए निग्गी आंटी तलाश कर लेती है। फुफ्फो, अल्लो और महरू विक्की अंकल के लिए निग्गी खाला का हाथ मांगने जाते हैं। अच्छा, विक्की साहब वो वाहिद ससुर हैं जिनका रिश्ता उनकी बहुएं तलाश कर रही हैं। आखिरकार विक्की अंकल शादी के लिए मान जाते हैं, लेकिन शन्नो अपनी महरूमा माँ की जगह किसी और को नहीं देना चाहती, इसलिए शन्नो अपने बाप की शादी के खिलाफ है। शन्नो ओवरवेटेड महरू से कहती है मेरे रंडवे बाप की शादी करने की बजाय अपने बाप की दूसरी शादी करवा दो। चलो खैर, आखिरकार विक्की अंकल मुन्नी आंटी की रूह से बेवफाई करते हुए निग्गी खाला को अपनी शरीके हयात बना लेते हैं। पहली शादी फ्लॉप होने की वजह से निग्गी खाला इस शादी पर बहुत परेशान होती है। पहले शौहर ने औलाद ना होने की वजह से निग्गी खाला को छोड़ दिया था, लेकिन विक्की अंकल के साथ शादी करने से निग्गी आंटी को 3 जवान बच्चे मुंह दिखाई में मिले हैं। वह जब खुदा देता है तो इस तरह देता है। शादी के बाद शन्नो निग्गी आंटी का इस्तकबाल फूलों से करने की बजाय अपनी गंदी जबान के तीरों से करती है और शन्नो निग्गी आंटी से कहती है तुम इस घर में चंद दिनों के लिए आई हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। बाय।